Hello guys, what's up? This is Amit Majan. I hope that you are doing absolutely well. So भाई और बहनों, वेलकम टू द डायरेक्ट टैक्स क्वेश्चन क्रैकर्स। मतलब हम लोग लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चन जो होता है ना, हम लोग ये लेक्चर्स के अंदर कवर करते हैं। हम लोग ने बहुत सारे मतलब डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स सबके हम लोग ने चैप्टर्स कवर किए हैं, पर पीजीबीपीए चैप्टर बाकी है। आई थॉट ऑफ कवरिंग द स्पेसिफिक क्वेश्चंस ऑफ पीजीबीपी एज वेल। अभी पीजीबीपी जब भी मैंने अनाउंस किया था तभी आई मेंट टोटल इनकम क्वेश्चंस। तो मैंने टोटल इनकम क्वेश्चंस का अराउंड 8 एंड हाफ आवर्स का पूरा एक सेशन डाल दिया है। तुम लोगों ने अगर नहीं देखा होगा तो प्लीज इसमें एक बार उधर जाके देख लेना, प्लेलिस्ट में जाके। आई एम श्योर दैट तुम लोगों का जो डर है ना, जो टोटल इनकम क्वेश्चंस का, वो पूरा का पूरा डर निकल जाएगा, एंड दैट इज माई गारंटी। मैं बता रहा हूँ, वो 8.5 घंटे के अंदर तुम्हारे हर एक कॉन्सेप्ट पीजीबीबी के रिवाइज हो जाएंगे। बट देर विल बी सर्टन कॉन्सेप्ट जो रिवाइज नहीं होंगे। सो आई थॉट दैट नो स्टोन शुड बी अनटर्न्ड, एंड दैट्स व्हाई मैंने उसके लिए क्या किए, एक अलग से एक 4-5 क्वेश्चंस सॉर्ट आउट किए। तो ये 4-5 क्वेश्चंस तुम लोग ये वीडियो से कर लो, सो दैट यू विल बी जस्ट सॉर्टेड फॉर पीजीबीपी एंटायरली। ठीक है, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि एमसीक्यूज में भी पीजीबीपी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो टोटल इनकम में मे बी कवर नहीं होगा। सो आई थॉट दैट आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर यू गाइस। ठीक है, एकदम मस्त है। चलो स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर वी स्टार्ट एंड बिफोर वी बिगिन, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। एक बार सब्सक्राइब बटन दबा ही दो, बिकॉज ये चैनल के अंदर तुम लोगों को टैक्स का मतलब ऐसा महासागर, मतलब इतना इतनी सारी चीजें तुम लोगों को मिलेंगी जो तुम लोगों को डेफिनेटली एग्जाम के लिए हेल्प होगी। ठीक है, और भाई के लिए एक छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, मतलब एक छोटा सा लाइक भी कर लो। शुरू करते हैं पीजीबीपी से। पीजीबीपी का सबसे पहला क्वेश्चन देखो ना, क्या मां कसम कितना बड़ा क्वेश्चन है यार। देखते चलो, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, देखते हैं। मिस्टर ए कमेंस्ड ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेसेस ऑफ सेटिंग अप अ वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स, ठीक है, शुगर एंड एडिबल ऑयल। क्या किया उन्होंने? कमेंस्ड ऑपरेशंस किसके लिए? वेयर हाउसिंग ऑफ फूड ग्रेन, शुगर एंड एडिबल ऑयल। अभी तुम लोगों को एक चीज समझा होगा, अरे हाँ सर, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी चालू किया था फूड ग्रेन, शुगर एंड एडिबल ऑयल, इसका मतलब ये 35 AD में फॉलो हो रहा है सर। ये तो 35 AD में फॉलो हो रहा है। यस यू आर राइट, बट अगर तुम लोगों को याद होगा तो 35 AD में फूड ग्रेन्स तो था, 35 AD में शुगर तो था, बट 35 AD में एडिबल ऑयल नहीं था। So, warehousing of food grains and warehousing of sugar will definitely fall under section number 35 AD, but warehousing of edible oil will not form under form part of section number 35 AD. So this is specified. These are specified businesses, and this is a normal business. एकदम बराबर, ओके। उन्होंने कमेंट्स कभी किया? 1/4/23 को कमेंट्स किया। He incurred capital expenditure of 80 lakhs. Okay, I will keep it a separate marker. So 80 lakhs, 60 lakhs, and 50 lakhs is for edible oil. ठीक है, रिस्पेक्टिवली ऑन परचेस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ड्यूरिंग द ईयर 23, एक जैन 23 टू मार्च 23। मतलब इनकॉर्पोरेशन हुआ 1/4/23 को, उसके पहले उन्होंने जैन से लेके मार्च तक उन्होंने कुछ खर्चा किया था, और वो खर्चा किसका था? कैपिटल एक्सपेंडिचर था, लैंड एंड बिल्डिंग का। ना 35 AD में तुम लोगों को मैंने एक ट्रिक सिखाया था कि ये तुम लोग याद रखो, इस पे मुझे कभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलता है, विच इज गोइंग टू बी एलजी का फ्रिज। एलजी का फ्रिज, एल मतलब क्या? लैंड, जी मतलब क्या? गुडविल, एंड एफ मतलब क्या? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। इन पे कभी भी मुझे इन पे कभी भी मुझे कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलेगा। बट कैन आई से दैट 80 लाख, 60 लाख एंड 50 लाख का अगर बात किया, दैट इज टुवर्ड्स लैंड एंड बिल्डिंग। उसमें से हम लोगों का जो लैंड का प्रोपोर्शन होगा, उसका मुझे कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। एकदम बराबर, ओके। बट सर, जो मैंने एक्सपेंडिचर्स प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन किया, मुझे पूरा का पूरा डिडक्शन मिलता है क्या? आंसर इज यस। 35 AD में स्पेसिफिकली लिखा है कि अगर तुम लोग ने इनकॉर्पोरेशन के पहले भी कुछ खर्चा किया होगा, वो सबका तुम लोगों को इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन पूरा का पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। इधर वो 1/5 वाला फंडा 35 AD में एप्लीकेबल नहीं होता है। अंडरस्टैंडिंग? ये छोटे से पॉइंट पे हम लोगों ने दो तीन चीजें इधर डिस्कस की। ठीक है, ओके। देखो क्या लिखा है, ड्यूरिंग द पीरियड दिस एक्सक्लूसिवली फॉर द अबव बिजनेस एंड कैपिटलाइज द सेम, द कॉस्ट ऑफ लैंड इंक्लूडेड इन द अबव फिगर्स। ये उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि भाई ये ऊपर के फिगर्स में से लैंड का प्रोपोर्शन इतना था, तो उसमें से हम वो माइनस कर लेंगे हम। कितना कितना था देखो, 50 lakhs, 40 lakhs, एंड इधर कितना? 30 lakhs रिस्पेक्टिवली। सो अगर मैं इधर लिखूं नीचे, इधर मैं नीचे लिखूं फूड ग्रेन्स, शुगर एंड एडिबल ऑयल्स, उसमें से कैपेक्स अगर मैंने देखा, कैपिटल एक्सपेंडिचर बिफोर इनकॉर्पोरेशन, दैट वाज 80, राइट?
80, 60 एंड 50। इसमें से लैंड कितना था? अगर मैंने लैंड का फिगर माइनस किया तो मुझे क्या मिलेगा? बिल्डिंग मिलेगा। एवरीबॉडी देखते हैं अभी। 50, 40 एंड 30। ये मैंने 50 इधर माइनस किया, इधर 40 माइनस किया, इधर 30 माइनस किया। कहने से आई विल बी लेफ्ट विद बिल्डिंग एवरीवन। तो ये 30, ये 20 और ये 20। बस ये मुझे बिल्डिंग का डेफिनेटली मुझे क्या मिलने वाला है? डिडक्शन मिलने वाला है। एक नंबर सर, एक नंबर, मजा आ गया। ही इनकर्ड कैपिटल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, मतलब ये फाइनेंशियल ईयर में ऐसे हुआ 23-24। ही इनकर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 20 lakhs, 15 lakhs and 10 lakhs respectively for extension and reconstruction of a building purchase and used exclusively for the above businesses। मतलब और खर्चा उन्होंने किया बिल्डिंग के लिए 20, 15 एंड 10 का। तो और भी परचेज किया उन्होंने बिल्डिंग में 20, 15 एंड 10। ये एडिबल ऑयल को अलग ही रखता हूं मैं। बराबर है। तो टोटल बिल्डिंग कितना हो गया? टोटल बिल्डिंग कितना हो गया? टोटल बिल्डिंग इधर हो गया 50, इधर हो गया 35 और इधर हो गया 30। ठीक है, एक नंबर, नो प्रॉब्लम। ओके, आ जाओ। कंप्यूट द इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी फॉर AY 24-25। एक्चुअली इट शुड बी, हाँ बराबर 24-25 होना चाहिए, बराबर। एंड लॉस टू बी कैरिड फॉरवर्ड अज्यूमिंग दैट मिस्टर ए is exercising the option of shifting out of the default tax regime under section 115 BSE। मतलब वो 115 BSE में नहीं जा रहा है, वो किधर जा रहा है? नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से कंप्यूट करना है। एंड हैज फुलफिल्ड ऑल द कंडीशन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 35AD एंड वांट्स टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD एंड हैज नॉट क्लेम्ड एनी अदर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6। बेसिकली 35AD का उसको डिडक्शन चाहिए। ठीक है, बट तुम लोगों को समझा क्या? हम लोग ने ये तो समझा कि भाई इसका मुझे 50 का डिडक्शन मिलेगा, 35 का डिडक्शन मिलेगा। बट द क्वेश्चन कम्स इन माई माइंड कि सर डिडक्शन मिलेगा पर किससे डिडक्ट करूं? मुझे प्रॉफिट तो चाहिए। तो प्रॉफिट के लिए उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं है। तो आगे इन्फॉर्मेशन दिया है, देखो। द प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस ऑफ सेटिंग अप वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन, शुगर एंड एडिबल ऑयल for AY 24-25 is 16 lakhs, 14 lakhs and 31 lakhs। हो गया भाई। 16 lakhs, 14 lakhs मेरा इनकम है। मुझे एक्सपेंडिचर के ऑलरेडी मालूम है कि ये 50 एंड 35 का मुझे एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। तो 16 में से 50 माइनस करूंगा, आई विल गेट द आंसर एज माय कैपिटल लॉस। ये 14 में से 35 माइनस करूंगा, आई विल गेट द आंसर फॉर माय कैपिटल लॉस। बिकॉज ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलता है और लैंड का मुझे डिडक्शन वैसे भी नहीं मिलता है। तो बिल्डिंग का प्रोपोर्शन निकाला, बिल्डिंग ये साल का ऐड किया, आई गॉट द फिगर्स ऑफ 50 एंड 35। आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग कि यार मेरा आंसर कैसे मिला? प्रॉफिट्स माइनस एक्सपेंडिचर्स। ये 35AD के एक्सपेंडिचर्स है, इसके वजह से कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मुझे मिल जाएगा। अगर मैंने बात किया फूड एंड शुगर, क्या शुगर की नहीं, क्या फूड एंड शुगर का, तो इसमें क्या होता है? देखो, प्रॉफिट्स कितने हैं? 16, 14, करेक्ट है। उसके बाद मैंने कैन आई से 50 एंड 35 माइनस किया, 50 एंड 35। सो अगर 50 एंड 35 माइनस किया, आई विल बी लेफ्ट विद व्हाट? 34 एंड 21 लॉस। एंड इसका टोटल इज 55। ये टोटल फिगर है। हम लोग तो वही कर रहे थे, 16 में से 50 माइनस करो, 14 में से 35 माइनस करो। समझा कि नहीं रे बाबा? तो ये मेरा होता है स्पेशल अपना 35AD का स्पेसिफाइड बिजनेस का इनकम और लॉस। मतलब इन दिस केस इट्स अ लॉस। पर सर व्हाट अबाउट अदर इनकम जो आपने कमाया 31 लैक्स? जो आपने 31 लैक्स कमाया उसका क्या? अभी वो 31 लैक्स कमाया, उसमें से मुझे कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलेगा। बट कैन आई से आई एम एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन एवरीवन? ऑफ कोर्स आई एम एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन। तो सर एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन में 50 पहले आपने खर्चा किया था और बाद में बिल्डिंग पे 10 किया था। बट दोस्तों, ये 50 में से 30 तो लैंड का था। लैंड पे तो मुझे डेप्रिसिएशन मिलता ही नहीं है। तो डेप्रिसिएशन मुझे बिल्डिंग के फिगर पे मिलेगा और इधर भी बिल्डिंग के फिगर पे मिलेगा। सो कैन आई से दैट ये पूरे 30 पे बिल्डिंग का रेट विच इज गोइंग टू बी 10% will be applicable। मतलब 3 lakh rupees is going to be the expenditure which I will be allowed to take a deduction of, right? So 31 lakhs में से 3 lakhs में माइनस करूंगा, I will be left with 28 and ये 28 is going to be my normal income। नाउ मेरे पास स्पेसिफाइड इनकम का लॉस है एंड नॉर्मल इनकम का प्रॉफिट है। डू यू थिंक माय स्पेसिफाइड इनकम लॉस, मतलब स्पेसिफाइड लॉस, कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट नॉर्मल इनकम? एब्सोल्युटली नो।
स्पेसिफाइड बिजनेस का जो लॉस होता है इट कैन बी सेट ऑफ ओनली एंड ओनली अगेंस्ट स्पेसिफाइड बिजनेस का इनकम। आई होप यू आर एब्सोल्युटली क्लियर। सो तुम लोग मुझे दिमाग लगा के बताओ, इसमें ये पूरे इतने बड़े क्वेश्चन में कुछ भी डिफिकल्ट लगा तुम लोगों को? नहीं था। जस्ट दैट व्हेन यू बाइफरकेट द एंटायर क्वेश्चन, नो कि हाँ इसके बारे में इधर बात किया, इसके बारे में इधर बात किया, मतलब ये पहले प्री इनकॉर्पोरेशन का बात किया, उसके बाद करंट करंट ईयर में ये हुआ, क्वेश्चन एक्चुअली इतना ही है। उसके बाद कंप्यूटेशन का एक पैराग्राफ डाल दिया जो एकदम इररेलेवेंट है, और बाद में इधर प्रॉफिट का इंफॉर्मेशन डाल दिया। तो ये प्रॉफिट में से ये और प्रॉफिट में से ये माइनस करेंगे, दैट्स इट। समझा कि नहीं? एकदम मस्त। ओके, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, राव एंड जैन पार्टनरशिप फर्म कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्टनर्स। ये भी नहीं हुआ था ना 40B का एक, याद है क्या? अपने टोटल इनकम क्वेश्चन में ये पॉइंट कभी कवर हुआ नहीं, तो इसके वजह से मैंने इधर कवर कर लिया। राव एंड जैन, अ पार्टनरशिप फर्म कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्टनर्स, रिपोर्ट्स अ नेट प्रॉफिट ऑफ 17 lakhs। मतलब उन्होंने पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट बता दिया 17 lakhs बिफोर डिडक्शन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। 17 lakhs कंप्यूट करते करते उन्होंने ये चीजों का डिडक्शन नहीं लिया है। ओके, सैलरी ऑफ 40,000 रुपीज ईच पर मंथ पेबल टू टू वर्किंग पार्टनर्स ऑफ द फर्म। मतलब उन्होंने 40,000 रुपीज पर मंथ जो पे किया है उसका उन्होंने डिडक्शन अब तक नहीं लिया है 17 lakhs फिगर कंप्यूट करते वक्त। ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी अंडर सेक्शन 32 इज 150, इसका भी डेप्रिसिएशन लेना चाहिए था, तो उन्होंने नहीं लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 15%, वेर द अमाउंट ऑफ कैपिटल एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट इज 5 lakhs। मतलब 5 lakhs पे 15% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो उन्होंने पे किया पार्टनरशिप फर्म पे, पार्टनरशिप फर्म ने, पर उसका अभी तक डिडक्शन नहीं लिया। बात को समझो, हम लोगों को इधर लगेगा सेक्शन नंबर 40B। सेक्शन नंबर 40B में हम लोग निकालेंगे बुक प्रॉफिट, और हम लोगों को मेनली क्या चाहिए? पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट का डिडक्शन कितना मिलेगा, पार्टनरशिप फर्म को रेम्यूनरेशन पेड टू पार्टनर्स का डिडक्शन कितना मिलेगा। इंटरेस्ट का डिडक्शन सबसे पहले निकालते हैं हम, और इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 12%। बराबर है। तो 5 lakhs पे भले वो 15 पे करते रहेंगे, हम लोगों को डिडक्शन कितना मिलने वाला है? 12 ही मिलने वाला है। तो 5 लाख का अगर मैंने 12% निकाला, ideally it should come to some 60,000 rupees. This is the amount I will reduce from 17 lakhs. सर क्यों रिड्यूस करना है? बिकॉज ये बिफोर डिडक्शन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स है, अभी तक नीचे का डिडक्शन उन्होंने नहीं लिया था। तो अगर नहीं लिया था तो जितना अलाउड है उतना ही रिड्यूस करेंगे ना बाबा। तो इसके वजह से 5 लाख रुपीज इंटू 12% करेंगे, I will get the answer as 60,000. This you will reduce. समझा क्या? डेप्रिसिएशन जो है ऑफ कोर्स ये भी मैं क्या करूंगा? रिड्यूस करूंगा। सो ये तो मेरा इंटरेस्ट का कंपोनेंट हो गया, बराबर। अभी हम लोगों को याद है क्या, रेम्यूनरेशन कितना अलाउ होता है वो आइडेंटिफाई करने के लिए बुक प्रॉफिट निकालना पड़ता है। और बुक प्रॉफिट कैसे निकालते हैं याद करो। बुक प्रॉफिट निकालते हैं नॉर्मल पीजीबीपी का कंप्यूटेशन करो, एक्सेप्ट फॉर द रेम्यूनरेशन का डिडक्शन। मतलब तू रेम्यूनरेशन का डिडक्शन माइनस मत कर, बाकी जो जो तेरे पास है ना माइनस करने के लिए वो सब कुछ माइनस कर। मतलब ये जो रेम्यूनरेशन पे किया है ना, इसका तू कुछ भी डिडक्शन मत ले ले तेरे नेट प्रॉफिट से, मतलब ये छोड़ दे। बाकी जो जो डिडक्शन है ना वो सब ले ले। मतलब क्या, 17 lakhs ये में से ये 150 माइनस करूंगा सबसे पहले, बराबर। 150 के साथ साथ मैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस करूंगा, विच इज टू द एक्सटेंट ऑफ 12%, दैट इज 60,000 रुपीज। एकदम बराबर। सो 17 lakhs माइनस 1.5 lakhs माइनस 60,000 इज माय बुक प्रॉफिट। वो फर्स्ट क्वेश्चन देखो ना क्या पूछा है, बुक प्रॉफिट ही पूछा है। तो देखेंगे, देखो 17 lakhs माइनस 150 माइनस 60,000, आई विल गेट द आंसर एज 4,90,000। अगर मेरा आंसर 4,90,000 है दोस्तों, तो याद है क्या हम लोग ने बोला था, ऑन द फर्स्ट 4,90,000 आता है क्या, और 14,90,000, सॉरी मैं वही बोला, 4 कैसे है, 14,90,000 आता है आंसर, बराबर। तो ये 14,90,000 आने के बाद तुम लोगों को याद है बुक प्रॉफिट का रेम्यूनरेशन कैसे निकालते हैं? ऑन द फर्स्ट 6 lakhs ऑफ बुक प्रॉफिट, मतलब जो बुक प्रॉफिट का फर्स्ट 6 lakhs है, उस पे 3 lakhs और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवर इज मोर आएगा। 3 lakhs और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवर इज मोर आएगा। एकदम बराबर, परफेक्ट एकदम। और मतलब ये तो 6 lakhs तक हो गया। 6 lakhs के ऊपर कितना है? 6 lakhs के ऊपर कितना है? 6 lakhs के ऊपर है 8,90,000। तो ये जो 8,90,000 बैलेंस बुक प्रॉफिट है उस पे कितना आएगा? 60% आएगा। एवरीबॉडी अंडरस्टैंडिंग? एकदम बराबर। तो देखो, तो फॉर द फर्स्ट 6 lakhs ऑफ बुक प्रॉफिट, 3 lakhs इंटू 90% ऑफ 6 lakhs,
3 lakhs into 90% of 6 lakhs। अभी इसका आंसर कितना आएगा? एक मिनट, तो कुछ गड़बड़ है क्या? एक ही मिनट रुकना सर, एक ही मिनट। यस, अभी परफेक्ट है। सो बेसिकली ऑन द फर्स्ट 6 lakhs, द फर्स्ट 6 lakhs पे 3 lakhs और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट, व्हिच कम्स टू व्हाट 5,40,000 इधर, एकदम बराबर। और उसके बाद बाकी का जो बैलेंस बचता है ना, 490 माइनस 14 लाख 90 माइनस 6 lakhs, उस पे 60% कंप्यूट किया जाएगा, व्हिच कम्स टू 5,34,000। अगर मैंने ये दोनों ऐड किए, मुझे आंसर कितना मिलेगा? 10,74,000 का इधर आंसर मिल जाएगा। एकदम बराबर, नो प्रॉब्लम एट ऑल, एक नंबर। ओके, तो ये तो बात मेरा कंप्लीट हो गया कि भैया भाई मेरा सैलरी मुझे मिलेगा ना, अलाउ अलाउ जो होगा वो कितना होगा? सिर्फ 10,74,000 होगा। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि मैंने सैलरी कितना पे किया है। देखो, तुम लोग कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करो, 40,000 रुपीज ईच पर मंथ पेबल टू 2 वर्किंग पार्टनर्स। तुम लोग कैलकुलेटर लो फटाफट। कैलकुलेटर के ऊपर लिखना 40,000 बराबर इंटू 12, ये एक पर्सन का सैलरी है बराबर, इंटू 2 करो 960। सो उसने अभी तक 960 का पेमेंट किया है, पर ही इज अलाउड टू पे, सॉरी, फर्म इज अलाउड टू टेक अ डिडक्शन मैक्सिमम टू द एक्सटेंट ऑफ 1074, बट फर्म ने तो 960 का ही पेमेंट किया है। तो दिस अमाउंट जो पेमेंट किया है फर्म ने इज वेल विद इन द लिमिट ऑफ 1074। इसके वजह से जब भी फर्म कंप्यूटेशन करेगा, तभी 9,60,000 का फर्म क्या कर सकता है? डिडक्शन ले सकता है। और अगर आगे क्वेश्चन में पूछा होगा, अब ये तो पूछा नहीं है अलाउेबल वर्किंग पार्टनर सैलरी, तो उन्होंने पूछा, बट अगर उन्होंने बाद में पूछा कि नेट प्रॉफिट कंप्यूट करो, तो नेट प्रॉफिट के केस में ये तो नॉर्मल आएगा, दैट इज 17 lakhs। रिड्यूस करेंगे डेप्रिसिएशन, ये 1.5 lakhs। रिड्यूस करेंगे इंटरेस्ट, विच इज गोइंग टू बी 60,000। एंड रिड्यूस करेंगे रेम्यूनरेशन, विच इज गोइंग टू बी 9,60,000। ऐसा तुम लोग कंप्यूट करोगे, और ऐसा तुम लोगों को क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा ऑफ नेट प्रॉफिट। इज एवरीबडी क्रिस्टल क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट? एकदम बराबर है। तो ये अच्छे से देख के जाना, मेरे रिवीजन लेक्चर के अंदर भी, अगर तुम लोग ने यूट्यूब पे देखा ना, रिवीजन लेक्चर के अंदर भी बहुत अच्छी तरीके से मैंने ये पॉइंट एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज वो भी तुम लोग अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। मिस्टर सुखविंदर इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ फ्लाइंग गुड्स कैरेजेस। On 1st April 24, he owns 10 trucks, out of which 6 are heavy goods vehicles. The gross vehicle weight of goods of such goods vehicle is 15,000 kg each. अभी उसके पास 10 ट्रक्स थे, उसमें से 6 ट्रक्स जो वो हैवी थे। हैवी कैसे माना जाता है? बियॉन्ड 12,000 केजीज अगर होंगे तो हैवी ट्रक्स माने जाते हैं बराबर। तो अगर हम लोग ने ये चीज सिंप्लीफाई किया, ये क्वेश्चन ऐसा ही है कि सिंप्लीफाई करो ये क्वेश्चन पूरा। सो बेसिकली देयर आर 10 ट्रक्स। 10 ट्रक्स के अंदर उन्होंने वो 10 ट्रक्स दो इसमें बाइफरकेट किए, हैवी गुड्स व्हीकल्स एंड लाइट गुड्स व्हीकल्स। एकदम बराबर। हैवी गुड्स व्हीकल्स कितने थे? 6 थे, मतलब 4 क्या हो गए? लाइट गुड्स व्हीकल्स हो गए। ठीक है। द ग्रॉस व्हीकल वेट ऑफ, ठीक है ये तो बता दिया। ऑन 2 May 2024 ही सोल्ड वन ऑफ द हैवी गुड्स व्हीकल्स। अभी आराम से, उसने क्या किया? ऑन 2 May ही सोल्ड वन ऑफ द हैवी गुड्स, मतलब इसमें से भी मैं दो बाइफर्केशन करता हूं, 5 and 1। 5 जो था वो पूरा 12 मंथ यूज किया, और ये जो एक व्हीकल था वो 2 May को बेच दिया, मतलब अप्रैल एंड 2 May, मतलब पार्ट ऑफ द मंथ इज ऑल्सो वन एंटायर मंथ। सो कहने से अप्रैल एंड मई 2 मंथ ये यूज किया, और 12 महीना बाकी के 5 व्हीकल्स यूज किए। एकदम बराबर। ठीक है। सो ही सोल्ड वन ऑफ द हैवी गुड्स व्हीकल्स एंड परचेस्ड अ लाइट गुड्स व्हीकल ऑन 6 May 2024। उसने क्या किया? लाइट गुड्स व्हीकल्स परचेज किया ऑन 6 May 2024। अभी लाइट गुड्स में भी इसमें दो पार्ट्स आते हैं, इसमें एक 4 आएगा और इसमें और एक आएगा। तो ये जो 4 है वो मैं 12 मंथ्स के लिए यूज किया, और ये जो 2 है, सॉरी 1 है, सॉरी, जो मैंने परचेज किया था, कभी परचेज किया था? ऑन 6 May। अगर 6 May को परचेज किया है, सो कहना से 11 मंथ्स आई एम यूजिंग दैट। एवरीबॉडी एकदम मस्त। ओके, तो भाई हो गया आंसर। एक्चुअली अगर तुमने देखा ना, इतना ही आंसर है। चलो देखो, दिस न्यू व्हीकल कुड हाउएवर बी पुट टू यूज ओनली ऑन 15th of June। कभी भी याद रखना, पुट टू यूज का पॉइंट कभी भी यूज होगा वेन एवर यू आर कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन।
तभी हम लोग पुट टू यूज देखेंगे, बाकी कभी भी हम लोग पुट टू यूज नहीं देखेंगे। अभी वो लोग क्या बोल रहे हैं, भले तुम लोग ने 6 मई को परचेज किया होगा, पर तुम लोग ने यूज करना स्टार्ट किया 15th ऑफ जून से। इधर गवर्नमेंट बोलता है कि नहीं, हम लोग 6 मई से ही तूने यूज किया ऐसे देखेंगे, क्योंकि जितने महीना तुम लोग ने यूज किया उतना ही महीना तुम्हारा प्रेजेंटिव इनकम होता है। तो इधर उनके फेवर में चीज जाती है। इसकी वजह से उन्होंने बोला हम लोग पुट टू यूज नहीं देखेंगे। पुट टू यूज तुम लोग अगर दिसंबर में किया तो क्या दिसंबर से सिर्फ 4 महीना देखेंगे क्या प्रिजम्पटिव इनकम? नहीं। उन्होंने बोला इधर पुट टू यूज बिल्कुल नहीं देखेंगे, इधर देखेंगे परचेज कभी किया। परचेज किया था 6 मई को, तो तुम लोग पुट टू यूज क्या करने वाले हो दोस्तों? पूरा का पूरा इग्नोर करने वाले हो। कभी कंसीडर करोगे पुट टू यूज ओनली वाइल कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन, बराबर? तो 6 में ही कंसीडर किया जाएगा। ये अच्छा लर्निंग था क्वेश्चन से, ठीक है। कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर सुखविंदर फॉर AY 25-26 टेकिंग नोट ऑफ द फॉलोइंग। अभी नीचे इंफॉर्मेशन दिया है। 1270 उसने छापा, मतलब कमाया, उससे एक्सपेंसेस इतने थे, डेप्रिसिएशन इतना था, अदर एक्सपेंस इतना था, नेट प्रॉफिट इतना था, और अदर बिजनेस एंड नॉन बिजनेस इनकम 70,000 था। तो ये इन्फॉर्मेशन क्यों दिया? ये इन्फॉर्मेशन इसीलिए दिया टू कंपेयर वेदर 44 AE is more beneficial or normal provisions are not more beneficial. So this is the information about normal provision. Understanding? So वो हम लोग क्या करेंगे? See, ये जो होगा ना, ये तो कॉमन रहेगा। तो 44 AE में भी ऐड करेगा और नॉर्मल प्रोविजन में भी ऐड करेगा। तो इसका ये ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। रेलेवेंट ऊपर का 445 है कि भाई ये 445 वर्सेस 44 AE, ये मैं कंपेयर करूंगा। विच एवर इज मोर बेनिफिशियल आई विल गो फॉर दैट। समझ रहा है क्या? अच्छे से समझ रहा है एकदम। तो और इसके वजह से तुम लोगों को इसके लिए पहले इसके प्रोविजन समझने पड़ेंगे कि भाई हैवी गुड्स व्हीकल्स का क्या प्रोविजन है। याद है क्या तुम लोगों को? दिखाता हूँ, एक सेकंड। तो देखो, हम लोगों ने यही चीज की है। 10 व्हीकल्स थे, हेवी गुड्स व्हीकल्स, लाइट गुड्स व्हीकल्स। हेवी गुड्स में टोटल 6 थे, उसमें से 5 व्हीकल्स पूरे के पूरे 12 मंथ्स यूज किए, एंड 1 व्हीकल आई यूज्ड इट ओनली फॉर 2 मंथ्स, बराबर, अप्रैल एंड में। बाद में 4 में से 4 व्हीकल्स आई हैव यूज्ड इट फॉर 12 मंथ्स, एंड आई बॉट एडिशनल व्हीकल व्हिच आई यूज्ड फॉर 11 मंथ्स, दैट इज मई टू मार्च। हेवी गुड्स व्हीकल्स का प्रेजेंटिव इनकम क्या है? हेवी गुड्स व्हीकल्स का है 1,000 रुपीज पर मंथ, पर टन पर मंथ। अभी 15,000 टन थे, तो 1,000 रुपीज इंटू 15 पर टन, राइट? सो 15 टन इंटू पर मंथ, मतलब कितने? 12 मंथ इंटू 5, बराबर ना? 12,000, सो 15,000 केजी था, मतलब 15,000 केजी मतलब 15 टन, बराबर। सो 1,000 रुपीज पर टन पर मंथ, कितने मंथ यूज किए? 12। कैसे, कितने व्हीकल्स थे? 5। वैसे ही 1,000 रुपीज पर टन पर मंथ में 2 महीने यूज किया, ऐसे कितने व्हीकल्स थे? एक ही व्हीकल। तो इधर ये आ गया, बराबर। लाइट गुड्स व्हीकल्स का भी सेम आएगा। लाइट गुड्स व्हीकल का क्या है? 7,500 पर मंथ। इधर टन नहीं आएंगे। 7,500 पर मंथ, 7,500 इंटू 12 इंटू 4, एकदम बराबर। इधर भी 7,500 इंटू 11 इंटू 1, समझा क्या? एंड दिस इज हाउ यू शुड गेट द आंसर एज 13,72,500। और अगर मैंने कंपेयर किया ना, तो बिजनेस इनकम प्रिजम्पटिव के बेसिस पे कितना था? 13,72,500 था। नॉर्मल बेसिस पे उन्होंने दे दिया 4,45,000, बराबर। अदर इनकम का बात किया तो दोनों 70-70 इधर ऐड होगा। टोटल इनकम 14,42,500 एंड 5,15,000। विच वर इज मोर बेनिफिशियल? नॉर्मल प्रोविजन इज मोर बेनिफिशियल। तो इसका तुम लोग क्या करोगे? एंड में तुम लोग इसका कंक्लूजन लिखोगे, सिंस टोटल इनकम एज पर नॉर्मल प्रोविजन इज मोर बेनिफिशियल एंड दस असेसी इज नॉट एडवाइज टू ऑप्ट फॉर 44 AE ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। समझा कि नहीं रे बाबा? ये अपना कॉन्सेप्ट, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 एंड 5 देयर आर ओनली 2 मोर क्वेश्चंस विच आर लेफ्ट, ठीक है। फोर्थ, तुम लोग को समझ रहे हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस हम लोग कवर कर रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस नहीं कर रहे, बट विच इज कवरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। ओके, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। मिस्टर टेंजिंग इज एंगेज्ड इन द composite business of growing and curing, that is further processing coffee in Coorg, Karnataka. The whole of coffee grown in his plantation is cured. Okay. Relevant information pertaining to the year ended 31/3/24 are as given below. ओके, ठीक है। तुम लोग मुझे बताओ, ग्रोइंग एंड क्योरिंग फर्दर प्रोसेसिंग का क्या था एग्रीकल्चरल इनकम एंड बिजनेस इनकम?
क्या लगता है? ग्रोइंग एंड क्योरिंग, कैन आई से ग्रोइंग एंड क्योरिंग का 75 एंड 25 था, बराबर ना? 75 एंड 25 था ग्रोइंग एंड क्योरिंग के केस में। तो 75% इज गोइंग टू बी एग्री इनकम एंड 25% इज गोइंग टू बी योर बिजनेस इनकम, बराबर है? ठीक है। अभी कभी भी याद रखना, कभी भी ये 75-25 तुम लोग जब भी कंप्यूट करोगे, तो ये 75-25 पहले ही कंप्यूट नहीं करना है। यू फर्स्ट गेट द फाइनल आंसर ऑफ पीजीबीपी। जो भी तेरा पीजीबीपी का नॉर्मल आंसर आएगा ना, उसको तुम लोग 75-25 बाइफरकेट करो और उतना टैक्सेबल हो जाएगा। अगर तुम लोग ने इधर देखा, तो मैं आंसर मतलब आंसर ये आ गया समझो। आंसर है 1289, उसमें से बिजनेस इनकम 25 इधर लिख दिया, एग्रीकल्चर इनकम इधर लिख दिया। ये स्टेप के पहले एग्रीकल्चरल कितना और बिजनेस कितना ये हम लोग नहीं देखेंगे, ये स्टेप के बाद देखेंगे। अंडरस्टैंडिंग? बहुत बड़ा डिफरेंस था पर इजी है। ठीक है। अभी प्लांट एंड मशीनरी का इंफॉर्मेशन दिया उन्होंने। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कार ओनली असेट इन द ब्लॉक एज ऑन 1/4/24 is 3 lakhs. That is WDV as on 31/3/24 minus depreciation for 23/24. Basically, last time का WDV minus basically opening WDV. That is 3 lakhs. Way of writing है। Opening balance of machinery on 1/4/24 is 15 lakhs. अब ये ओपनिंग बैलेंस ऊपर का क्या था? कार का था। नीचे का क्या है? मशीनरी का है। ठीक है। दो ओपनिंग बैलेंस मिल गए, डेप्रिसिएशन आ जाएगा। उसके बाद एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर ग्रोइंग कॉफी, मतलब एक्सपेंसेस है कॉफी ग्रो करने के लिए। ठीक है। तो ये रिड्यूस होंगे। उसके बाद एक्सपेंडिचर फॉर क्योरिंग कॉफी, ये भी एक्सपेंडिचर ही है। ये इसका जो डेप्रिसिएशन आएगा ना, वो मेरा एक्सपेंडिचर है। समझा क्या रे? ओके। सेल वैल्यू ऑफ द क्योर्ड कॉफी, ये मेरा क्या बन गया? इनकम बन गया। सो 22 lakhs में से डेफिनेटली मैं 3 lakhs माइनस करूंगा, 3,10,000 माइनस करूंगा। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कार पे जो डेप्रिसिएशन आएगा वो माइनस करूंगा, और मशीनरी पे जो डेप्रिसिएशन आएगा वो माइनस करूंगा। सिंपल है भाई। बिसाइड्स बीइंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, द कार इज ऑल्सो यूज्ड फॉर पर्सनल यूज। चलो, अभी उसका परसेंटेज दिया है कि देखो, डिसअलाउंस फॉर पर्सनल यूज में बी टेकन है 20%, मतलब वो पर्सनल यूज का 20% है। मतलब इस पर जो भी डिप्रिसिएशन आएगा, इस पे सिर्फ हम लोग 80% का ही डिडक्शन ले सकते हैं डिप्रिसिएशन, बराबर? द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर रनिंग एंड मेंटेनेंस आर 50,000 रुपीज। द मशीन्स वर यूज्ड इन कॉफी क्योरिंग बिजनेस ऑपरेशन। ठीक है। कंप्यूट द इनकम अराइजिंग फ्रॉम द अबव एक्टिविटी। एकदम सिंपल है। 22 lakhs मेरा इनकम होगा। यो नहीं, ये मैं एक कलर में लिखता हूँ। एक्सपेंडिचर किसका किस कितना कौन सा होगा? 3 lakhs का एक्सपेंडिचर होगा, 310 का एक्सपेंडिचर होगा, बाद में नीचे 50,000 रुपीज दिया है वो एक्सपेंडिचर होगा, और दो डेप्रिसिएशन होंगे। कैन आई से टोटल 5 एक्सपेंडिचर आई विल हैव। चलो दिखते हैं। 22 lakhs इधर आएगा, बराबर। बाद में कार एक्सपेंसेस आएगा, कार एक्सपेंसेस। अब ये कार एक्सपेंसेस क्या है? कार रनिंग एंड मेंटेनेंस 50,000। गलती हम लोग क्या करेंगे? सीधा सीधा 50,000 का क्या करेंगे? रिडक्शन ले लेंगे। नहीं भाई, 50,000 तो कार का है ना, उसमें से 20% पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया है। तो 50,000 का भी मैं क्या करूंगा? 50,000 का भी 80% करूंगा। आई टुक अ डिडक्शन ऑफ दैट, बराबर, नो प्रॉब्लम। ओके। बाद में 3,10,000 एंड 3 lakhs, इधर 3,10,000 दिख रहा है, इधर 3 lakhs दिख रहा है। तुम लोग सीधा सीधा माइनस किया तो भी चल जाएगा। ओके। उसके बाद और भी कुछ चीज थी ना। 3,10,000 हो गया, 3 लाख हो गया, 50,000 हो गया। अभी डेप्रिसिएशन, अभी डेप्रिसिएशन में 15 lakhs पे 15% कितना होता है? 225, बराबर। 225 ये माइनस किया। और अभी कार का जो डेप्रिसिएशन आएगा, जो 15% ऑफ 3 lakhs है, पर उस पे 80% आएगा। दैट्स वाई इट विल कम टू 36,000। तो ये टोटल आ गया, इधर इसका ये टोटल आ गया, और सबका टोटल एक्सपेंडिचर का ये आ गया। सो टोटल आंसर कितना? मेरा टोटल आंसर 12,89,000। इसका 25% इज बिजनेस इनकम एंड 25% इज सॉरी 75% इज एग्रीकल्चरल इनकम। तो कितना टैक्सेबल होगा? 322, 250 टैक्सेबल होगा। आई यू एब्सोल्युटली क्लियर विद दिस? एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ठीक है, चलो। ये तुम्हारा दोनों चीजें टेस्ट किया, एग्रीकल्चर इनकम भी टेस्ट किया और बिजनेस इनकम भी टेस्ट किया। तुम लोगों को तरीका समझाया कि भाई ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो तरीका क्या होना चाहिए सॉल्व करने का। एकदम बराबर। चलो आगे बढ़ते हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन। मिस्टर Rangamannर resides in Delhi. As per the new rule in the city,
प्राइवेट कार्स कैन बी प्लाइड इन द सिटी ओनली ऑन द अल्टरनेट डेज पे सिर्फ गाड़ियां चल सकती है. ही हैज परचेस्ड अ कार ऑन 21/9/24 फॉर द पर्पज ऑफ हिज बिजनेस एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स. ठीक है, उसने 21/9/24 को गाड़ी परचेस. गाड़ी का प्राइस कितना था? 12 lakhs. एड हम लोग क्या करेंगे? दिल्ली जीएसटी मतलब सीजीएसटी, सॉरी एसजीएसटी सीजीएसटी ऐड करके टोटल प्राइस बन गया 15,36,000. ठीक. ही एस्टिमेट्स यूजेज ऑफ द कार फॉर पर्सनल पर्पसेस विल बी 25%. मतलब वो पर्सनल पर्पस के लिए 25% यूज करेगा. ठीक है, मतलब जो भी अगर डेप्रिसिएशन कंप्यूट करना होगा तो डेप्रिसिएशन मुझे सिर्फ 75% का मिलेगा. बराबर. ही इज एडवाइज दैट सिंस द कार हैज रन ओनली ऑन ऑल्टरनेटिव डेज, हाफ द डेप्रिसिएशन विच इज अदरवाइज अलाउेबल विल बी एक्चुअली अलाउड. मतलब वो बोल रहा है कि अच्छा, वैसे दिल्ली गवर्नमेंट का क्या रूल है, तुम लोग ऑल्टरनेट डेज पे गाड़ी चला सकते हो, इसके वजह तुम लोग को हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिलेगा. ऐसा थोड़ी होता है भाई. गाड़ी लेने के बाद में गाड़ी आधा आधा ही दिन यूज कर, सही आधा मतलब ऑल्टरनेट डेज यूज कर सकता हूँ. यूजेज के बेसिस पे होता है क्या कि मैं कितना यूज कर रहा हूँ. ऐसा भी हो सकता है कि गाड़ी परचेस किया, यूज करना स्टार्ट किया, उसके बाद में साल भर यूज ही नहीं किया. ऐसा नहीं होता है कि भाई तुम लोग ने गाड़ी यूज कैसे किया उसके बेसिस पे तुम लोग कंप्यूट करोगे एवरी यूज का. ये तो अल्टरनेट डेज तुम लोगों को बोला. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अल्टरनेट डेज में भी जब चलाने का टाइम है तभी मैं चला ही नहीं पा रहा हूँ. ये भी हो सकता है. तो एक एक दिन तुम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या? नहीं. तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. जो भी जिसने एडवाइस दिया ना उसको मस्त आएगा. वो एडवाइस जो है वो गलत एडवाइस. करेक्ट है. वो एडवाइस क्या है? गलत एडवाइस है. हाफ डेप्रिसिएशन ऐसा कुछ नहीं होता है, उसको पूरा डेप्रिसिएशन मिल जाएगा. बराबर. पर पूरे पे भी क्या होगा? पूरा मिलेगा पर ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 75% बिकॉज 25% उसने पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया. आई होप यू आर क्लियर. बराबर. ही हैज स्टार्टेड यूजिंग द कार इमीडिएटली आफ्टर परचेज. उसने यूज करना स्टार्ट किया. बराबर. तो मतलब पुट टू यूज हो गया. उनको ये बोलना है इसमें कि पुट टू यूज हो गया मतलब यू कैन टेक डेप्रिसिएशन. Determine the depreciation allowable on the car for EY 25-26 if this is the only asset in the block and the rate of depreciation may be taken as 15%. If this car were to be used for subsequent assessment year, ठीक है, ये हम लोग 2 मिनट के बाद समझते हैं. हम लोग को क्या समझना है? डेप्रिसिएशन अलाउेबल ऑन कार फॉर EY 25-26. एक क्वेश्चन सर, हम लोग ने एक चीज समझी है आईटीसी के चैप्टर में जो जीएसटी के अंदर आता है. जीएसटी के अंदर स्पेसिफिकली बोला है कि अगर तुम लोग एक चीज पे डेप्रिसिएशन ले रहे हो तो उस पे तुझे आईटीसी नहीं मिलेगा. सर व्हाट इफ आई हैव टेकन द आईटीसी ऑन दिस? अगर मैंने आईटीसी लिया होगा तो मुझे डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा ना. यू आर राइट. यू आर एब्सोल्युटली राइट. अगर आईटीसी लिया होगा तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा. पर तुम लोग याद करो और मुझे बताओ 17.5 के अंदर 17.5 के अंदर कैन आई से उन्होंने ब्लॉक करके रखा है मोटर व्हीकल्स का आईटीसी. ऑफ कोर्स एक्सेप्ट फॉर 3 बिजनेसेस. अगर 3 बिजनेस में अगर रहूंगा तो मुझे अलाउ हो जाएगा. पर आई कांट सी एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गिवन. तो लेट्स हैव एन अजम्पशन ही इज नॉट देयर इन दोस 3 स्पेशल बिजनेसेस. दैट्स व्हाई मोटर व्हीकल जो मैंने परचेस किया है, वो मोटर व्हीकल जो परचेस किया है वो क्या है? उस पे आईटीसी ब्लॉक्ड है. एंड सिंस द आईटीसी इज ब्लॉक्ड आई विल बी एबल टू टेक अ डेप्रिसिएशन. करेक्ट है. अंडरस्टैंडिंग. नो प्रॉब्लम. ओके. नाउ अगर सर हम लोग ऐसा अज्यूम करते तो कि उस पे वो 3 बिजनेसेस में है. अगर वो तो 3 स्पेसिफिक बिजनेसेस में है, ही विल बी एबल टू टेक द आईटीसी. यस. ही इफ ही इज टेकिंग द आईटीसी उसको ये डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा. अंडरस्टैंडिंग. पर इधर उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं है. अभी हम लोगों को डेप्रिसिएशन का ही क्वेश्चन पूछा है. तो ऐसा ऐसा लिखेंगे कि नहीं उसने आईटीसी लिया हुआ है, अज्यूम करते हैं आईटीसी लिया है, अभी हम लोग आगे का सॉल्व ही नहीं करेंगे. तो ये डजंट मेक सेंस राइट. सो दैट्स व्हाई रैशनली अजम्पशन ले लो तुम लोग कि तुम लोग ऐसा लिखो कि भाई उसने उधर आईटीसी उसको नहीं मिलता है और उसको डेप्रिसिएशन मिल जाता है. तो डेप्रिसिएशन मिलता है तो कितना मिलता है? तो डेप्रिसिएशन पूरा का पूरा मिलेगा. ये भी तुम लोगों को बताना पड़ेगा. सो बेसिकली मुझे ये जीएसटी कंपोनेंट पे भी डेप्रिसिएशन मिलेगा. तो 15,36,000 इंटू 15% बिकॉज 180 डेज से ऊपर था. ये जो आंसर आएगा इस पे इंटू 75% करना बिकॉज 25 पर्सनल पर्पस के लिए था. एंड दिस इज हाउ आई विल गेट द आंसर. देखो 15,36,000 इंटू 15%, जो भी आंसर आएगा उसका ओनली 75% ही मिलेगा बिकॉज बाकी का मैं पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया. सो टोटल 15,36 में से 170 to 800 का ही डेप्रिसिएशन मिलेगा.
बराबर यही आंसर तो है। उसके बाद इफ दिस कार वर टू बी यूज्ड इन द सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर AY 25-26 on the same terms and conditions above, what will be the depreciation allowable? Depreciation कितना अलाउ होगा? Assume that there is no change in the legal position under Income Tax Act. अगर नेक्स्ट ईयर करना होगा तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन आना बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर आना। तो अपना बराबर कितना आया 172। तो 172 अगर डेप्रिसिएशन आया होगा तो ये साल का मतलब फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग कितना होगा 15,36,000 minus 1,72,800 which comes to 13,63,200। अभी उस पे डेप्रिसिएशन कितना आएगा 13,63,200 इंटू 15%। और ये पूरे साल का है, ऑफ कोर्स पूरे साल का है, बट इसमें से 25% तो पर्सनल के लिए यूज करने वाला नेक्स्ट ईयर भी, तो इसकी वजह से इस पे भी 75% ही मिलेगा। तो 153,360 इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर्स डेप्रिसिएशन। समझा क्या रे बावा? सो ये तुम लोगों को मैंने इधर एक्सप्लेन किया। सो ये अपने 5 क्वेश्चंस जो थे वो आई थॉट ऑफ डिस्कसिंग these 5 questions with you guys. So I hope that you are absolutely clear with these 5 questions which I discussed. बाकी के जो पीजीबीपी के क्वेश्चंस है वो सब कुछ तुम्हारे वो 8.5 घंटे के टोटल इनकम के लेक्चर में कवर हो जाएंगे। और एक चीज बताओ, टोटल इनकम का जो लेक्चर है वो टोटल इनकम के लेक्चर का जो पीडीएफ है वो पीडीएफ तुम लोगों को किधर मिलेगा? वो बेसिकली मॉडल टेस्ट पेपर्स का बेसिकली वो पीडीएफ है। तुम लोग इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से लेके मॉडल टेस्ट पेपर्स डाउनलोड कर सकते हो और उसमें से तुम लोगों को क्वेश्चंस देख सकते हो। और बाकी तुम्हारे मॉड्यूल में ही है, तुम लोग जो भी प्रोफेसर का क्वेश्चन बैंक यूज कर रहे हो ना, उसमें मॉड्यूल के क्वेश्चंस वो कवर होंगे ही। मॉडल टेस्ट पेपर के क्वेश्चन तुम लोगों को मॉडल टेस्ट पेपर में मिल जाएंगे एकदम बराबर। आई होप दैट ऑल दीज 5 क्वेश्चंस वर हेल्पफुल फॉर यू। इफ यस प्लीज दोस्तों के साथ, सब दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर जेन्युइनली अच्छा लगा होगा और तुम लोगों को अगर कमेंट करके बता सकते हो तुम लोग, तो बहुत अच्छा होगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट। हम लोग दोनों काफी मेहनत कर रहे हैं और आई वॉन्ट टू एंश्योर दैट मेरे एंड से 1 रुपए का भी मेहनत कम ना पड़े, 1 टके का भी मेहनत कम ना पड़े। आई वॉन्ट यू to have the same attitude and go ahead with the preparation and go ahead for the exam. I'm telling you, अपना जो combined efforts है ना, these efforts will change the result definitely and I'm 100% sure about it, right? So दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। दिस इज अमित महाजन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। देन बाय बाय, सी यू एंड बाय बाय।